नमस्कार मित्रों, मैं ध्रुवीना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बीए पार्ट सेकंड में विश्व के संविधान का पेपर पढ़ रहे हैं। अब विश्व के संविधान के अंतर्गत हम ब्रिटेन और अमेरिका का संविधान देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम चीन का संविधान, उसकी विशेषताएं और गठन को देखेंगे। हमारी जो यूनिट सी है उसमें चीन का संविधान दिया हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं। चीन का संविधान 1949 की साम्यवादी क्रांति के बाद चीन में अब तक 4 संविधानों को अपनाया जा चुका है। इनमें से प्रथम 1954 का संविधान, जो 1975 तक लागू रहा। इस संविधान के द्वारा चीन में एक जनवादी गणतंत्र की स्थापना की गई, जिसका आधार जनवादी जनतांत्रिक अधिनायकवाद था। यह संविधान गणराज्य की स्थापना से समाजवाद की स्थापना तक के काल के लिए अर्थात एक संक्रमणकालीन संविधान था। लोकतांत्रिक केंद्रवाद इसी संविधान द्वारा स्थापित समस्त व्यवस्था का एक केंद्रीय बिंदु था। उसके पश्चात 1975 का संविधान, ये एक संक्रमणकालीन व्यवस्था मात्र था जिसे अपनाया गया। इस मार्क्स, लेनिनवाद और माओवाद इस संविधान का दार्शनिक वैचारिक आधार था। उसके पश्चात 1978 का संविधान, 75 का जो संविधान तो 1978 तक लागू रहा और ये बहुत ही संक्षिप्त संविधान था, तो इसमें सभी बातों का उल्लेख नहीं था। इसलिए 1978 में चीन की 5वीं कांग्रेस के द्वारा एक नया संविधान स्वीकृत किया गया। उसके पश्चात 1982 का संविधान, 78 वाला 82 तक लागू रहा और 82 में एक नवीन संविधान बनाया गया। तो 82 का वर्तमान में जो है वो 82 का संविधान लागू है। तो वर्तमान में हम 1982 का जो चीनी संविधान है उसी के आधार पर चीनी जो संवैधानिक व्यवस्था है वो चल रही है। उसी की विशेषताओं के संबंध में हम अध्ययन करेंगे। चीन एक ऐसा देश है जिसकी समस्त व्यवस्था मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा पर आधारित है। मार्क्सवाद लेनिनवाद का चीन की तत्कालीन परिस्थितियों में अध्ययन क्रियान्वयन ही माओवाद है। इस प्रकार चीन के वर्तमान संविधान का जो वैचारिक आधार है वो मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद है। 1982 का जो चीनी संविधान है उसकी विशेषताएं देख लेते हैं हम। जनवादी चीन के नए संविधान में 138 अनुच्छेद है जो 4 अध्यायों में विभाजित है। कई लोगों का विश्वास है कि पुराने संविधानों की तुलना में नया संविधान कई दृष्टि से नया है। इसमें जनवादी चीन की स्थापना से लेकर अब तक के ऐतिहासिक अनुभवों का सार समाविष्ट किया गया है। इसमें समाजवादी मार्ग पर चलने के 4 प्रमुख सिद्धांतों को उपलब्ध करवाया गया है। यह संविधान समाजवादी समाज के निर्माण के साथ साथ समाजवादी सभ्यता के निर्माण पर भी जोर देता है। तो इसकी विशेषताएं देख लेते हैं हम। सबसे पहले संक्षिप्त संविधान। यद्यपि 1975 और 78 के संविधान की तुलना में यह अपेक्षाकृत एक व्यापक संविधान है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों के संविधानों की तुलना में यह संविधान भी संक्षिप्त ही है। वर्तमान संविधान में 138 अनुच्छेद हैं जो 4 भागों में विभक्त है। इसमें एक प्रस्तावना भी जुड़ी हुई है। प्रस्तावना में जनवादी चीन के ऐतिहासिक विकास के अनुभवों का विवरण दिया गया है। इसमें संविधान के दर्शन, दल के प्रत्यक्ष शासन और सामाजिक व्यवस्था को परिभाषित किया गया है। दूसरी प्रमुख विशेषता है लिखित तथा निर्मित। ये जो नया संविधान है 1982 का अन्य आधुनिक राज्यों के संविधानों की तरह लिखित है। इसका निर्माण विशेष रूप से नियुक्त की गई एक समिति तथा जनवादी कांग्रेस ने किया है। अतः इसे लिखित होने के साथ साथ निर्मित संविधान भी कह सकते हैं। अगली है पारिभाषिक दृष्टि से कठोर लेकिन व्यवहार में लचीला।
चीन के संविधान को पारिभाषिक दृष्टि से तो कठोर संविधान कहते हैं। संविधान में संशोधन यद्यपि उसी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जा सकता है जो चीन के लिए सामान्य कानूनों का निर्माण करती है, लेकिन सामान्य कानूनों के निर्माण और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अलग अलग है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस सामान्य कानूनों का निर्माण साधारण बहुमत से करती है, लेकिन संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 64 में किया गया है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की जो स्थायी समिति है उसके द्वारा उसके 1/5 सदस्यों द्वारा रखा जाना चाहिए, और ये जो प्रस्ताव है वो वहाँ की जो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है उसके सदस्यों के 2/3 बहुमत से स्वीकृत होना चाहिए। पारिभाषिक दृष्टि से कठोर होते हुए भी व्यवहार में इस दृष्टि से लचीला कहा जा सकता है कि अकेली राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस ही संविधान में संशोधन कर सकती है, और एक दलीय व्यवस्था होने के कारण 2/3 बहुमत से स्वीकृति बहुत ही सरल होती है। अगला है जनवादी गणतंत्र। नए संविधान के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत चीन के जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण सत्ता जनता में निहित है। जनता इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा स्थानीय जन कांग्रेस के माध्यम से करती है। चीन में सभी स्तरों पर जन कांग्रेस है। राज्य प्रशासन का संचालन जनता करती है, और साथ ही आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का संचालन भी कानून के अंतर्गत जनता के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक केंद्रवाद। सोवियत संघ की भांति ही चीन के इस संविधान में एक महत्वपूर्ण विशेषता है लोकतांत्रिक केंद्रवाद। इसके अंतर्गत चीन के सभी शासकीय जो अंग है वो लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को लागू करेंगे, और इसके आधार पर लोकतंत्र और केंद्रवाद के परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के बीच समन्वय स्थापित किया गया। लोकतांत्रिक तत्व यह है कि समस्त सत्ता जनता में निहित है और नागरिकों को शासन कार्य में भाग लेने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। केंद्रवादी तत्व यह है कि शासन या दल का प्रत्येक अंग अपने उच्च अंग उस पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। प्रत्येक जो निम्न अंग है उसके लिए अपने उच्च अंग की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। अतः समस्त जो राज्य शक्ति है वो एक केंद्र बिंदु में निहित हो जाती है, इसीलिए इसे लोकतांत्रिक केंद्रवाद कहा जाता है। अगला है एकात्मक शासन प्रणाली। चीन में शुरू से ही एकात्मक शासन प्रणाली विद्यमान थी। नए संविधान द्वारा भी एकात्मक शासन प्रणाली को ही मजबूत किया गया है। यद्यपि शासन एक ही स्थान से संचालित होता है, वह शक्तियाँ एक ही इकाई में निहित है जैसा कि एकात्मक संविधानों में होता है, लेकिन चीन एक बहुत ही विशाल आकार और जनसंख्या वाला देश है, इसलिए इसमें 4 प्रकार की इकाइयों की व्यवस्था की गई है। प्रांत होते हैं, उसके अलावा जनपद, जिला, स्वायत्तशासित जिलों, नगरों में बांटा गया है, और जो ज़िले हैं उनको कम्यूनों, कस्बों में बांटा गया है, और उनके नीचे स्वायत्तशासित प्रदेश, स्वायत्तशासित जनपद, स्वायत्तशासित जिले, अल्पसंख्यक किस तरह से भी बटे हुए हैं। नेक्स्ट है नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य। चीन का जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 2 में 35 से 56 तक नागरिकों के मौलिक अधिकार व कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ये जो कर्तव्य इनको 4 भागों में बांटा जा सकता है: आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं। इस प्रकार इनके माध्यम से चीन के जो नागरिक हैं उनको मौलिक अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं। विस्तार से उनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था। नए संविधान में चीन की अर्थव्यवस्था की भी चर्चा की गई है। चीन में 2 प्रकार के उत्पादन के साधनों का प्रबंध किया गया है: संपूर्ण जनता द्वारा समाजवादी स्वामित्व, और जो जनता है श्रमजीवी जनता द्वारा समाजवादी सामूहिक स्वामित्व। यानी राज्य कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में मजदूरों और व्यवसायियों को कानून की परिधि के अंतर्गत उद्यम की आज़ादी देता है।
यानी कृषि के अलावा जो मजदूर और व्यवसायी उनको उद्यम की आज़ादी दी गई है पूर्ण। किसी भी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण वर्जित है। संविधान के अनुसार अर्थव्यवस्था का समाजवादी राज के क्षेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण और विस्तृत है। अगला है राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता, लेकिन वस्तुतः वहाँ पर क्या है, एक दलीय प्रणाली को ही अपनाया गया है। सैद्धांतिक दृष्टि से चीन में राजनीतिक दलों के गठन की पूर्ण स्वतंत्रता है और चीन में साम्यवादी दल के अतिरिक्त 8 अन्य राजनीतिक दलों का अस्तित्व है भी। लेकिन चीन का संविधान इन सभी राजनीतिक दलों पर साम्यवादी दल को प्रमुखता और नेतृत्व की स्थिति प्रदान करता है। इस दृष्टि से प्रतियोगी राजनीति का अभाव है और एक दलीय शासन प्रणाली ही है वहाँ पर। अगला है केंद्रीय सैनिक आयोग। नए संविधान में एक केंद्रीय सैनिक आयोग की व्यवस्था की गई है और ये बिल्कुल एक नई व्यवस्था है। चीन के जो पूर्ववर्ती संविधान थे उनमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। देश की सेना को निर्देश यही आयोग देता है। इस आयोग में सभापति, उपसभापति तथा सदस्य होंगे। आयोग के सभी दायित्वों की जिम्मेदारी सभापति पर होगी और आयोग का जो सभापति है वो जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। अगला है राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना। चीन का जो नया संविधान है उसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की गई है, जिसके तहत राष्ट्राध्यक्ष द्वारा किए जाने वाले समस्त औपचारिक कार्य जैसे आदेश जारी करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ऑडिटर जनरल की नियुक्ति, प्रमाण पत्र लेना, ये सब राष्ट्रपति को करने होते हैं। इनका कार्यकाल राष्ट्रवादी जन कांग्रेस के कार्यकाल की तरह ही 5 वर्ष होगा। देखिए, राष्ट्रवादी जन कांग्रेस वहाँ की संसद को कहते हैं, वहाँ की पार्लियामेंट को कहते हैं। आप बार बार ये शब्द सुन रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि ये राष्ट्रवादी जन कांग्रेस क्या है। ये वहाँ की पार्लियामेंट है, वहाँ की संसद है। अगला है विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख। नए संविधान की प्रस्तावना में चीन की विदेश नीति का वर्णन मिलता है। विदेश नीति के संबंध में कहा गया है कि चीन का भविष्य समस्त दुनिया से संबद्ध है। पंचशील के आदर्श का उल्लेख है। चीन साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध करता है और विकासशील देशों के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन करता है। इस प्रकार विदेश नीति की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनका उल्लेख भी चीनी संविधान में किया गया है। अगला है न्यायपालिका की अधीन स्थिति। जनवादी चीन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्चता और निष्पक्षता जैसे सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया गया है। वह न्यायपालिका प्रशासन का एक अधीनस्थ अंग है। न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने, संविधान विरोधी कानूनों को रद्द करने तथा सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार नहीं है। सर्वोच्च जनवादी न्यायालय को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। तो इस प्रकार वहाँ की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र नहीं है। चीनी न्याय व्यवस्था का केंद्रीकरण किया गया है, तो वहाँ के न्यायाधीशों को स्वतंत्रता पूर्वक निष्पक्ष होकर कार्य करने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो ये थी चीन के संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। आगे के जो लेक्चर है इनमें हम चीन के जो संविधान में महत्वपूर्ण अंग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, वहाँ का राष्ट्रपति, उनके शक्तियाँ व कार्य इत्यादि के संबंध में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।